भारत के प्रमुख हिंदी समाचार पोर्टल प्रभासाक्षी.com की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित विचार संगम कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं पूरे प्रभासाक्षी परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। प्रभासाक्षी सिर्फ भारत का शुरुआती हिंदी समाचार पोर्टल नहीं है, बल्कि यह वह कड़ी भी है जिसने गांवों और शहरों के बीच की डिजिटल खाई को पाटने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह वह कड़ी भी है जिसने हिंदी पाठकों को मनचाही जानकारी तथ्यों के साथ प्रदान करने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत से समय पर जानकारी मुहैया कराई है। यह वह कड़ी भी है जो इंटरनेट पर समाचार वेबसाइटों के पदार्पण के समय पाठकों की सहूलियत के लिए मनचाहे फॉन्टों में भी उपलब्ध थी और आज के इस आधुनिक युग में सिर्फ वेब या मोबाइल के मंच पर ही नहीं, बल्कि सभी सोशल मंचों पर भी उपलब्ध है। सूत्रों नहीं, तथ्यों के हवाले से रिपोर्टिंग के लिए मशहूर प्रभासाक्षी का सफर दिल्ली में एक छोटे से कार्यालय से शुरू हुआ था और इन 20 वर्षों में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर के कई राज्यों तक हमारी शाखाएं पहुंच चुकी हैं। आज हिंदी भाषी राज्यों के विभिन्न शहरों में तो प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के ब्यूरो हैं ही, साथ ही हमने दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। यह प्रभासाक्षी का सौभाग्य है कि आरंभ काल से ही इसे देश भर के हिंदी लेखकों और पत्रकारों का साथ मिला है और इसी टीम भावना का मजबूती से प्रदर्शन करते हुए हम अपना मुकाम बनाने में तेजी से सफल हुए हैं। हम आप सभी उपस्थित जनों को बताना चाहेंगे कि प्रभासाक्षी ने सदैव पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों का अक्षरशः पालन किया है और राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य किया है। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें देश भर से जो बधाइयां और शुभकामना संदेश मिल रहे हैं, उसके लिए मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आज की इस परिचर्चा को शुरू करने के लिए आप सभी की अनुमति भी चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस डिजिटल मंच पर हमारे साथ उपस्थित माननीय वक्ताओं के विचारों का संगम निश्चित ही हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शक साबित होगा। तो आइए संगम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज की पहली परिचर्चा, जिसका विषय है डिजिटल मीडिया अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए और क्या करे, में अपने विचार रखने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्री दिलीप घोष जी को। श्री दिलीप घोष जी, आपका प्रभासाक्षी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। माननीय संचालक महोदय और सारे वक्ताओं को मेरी तरफ से और साथ साथ जुड़े हमारे जितने श्रोता हैं, मैं बंगाल से हूँ, इसलिए विजयादशमी का शुभकामना, शुभेच्छा, अभिनंदन सबको और जताता हूँ। साथ साथ सबकी सुस्थता कामना करता हूँ। मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं ट्रेन में हूँ और इसीलिए थोड़ा सा संपर्क में व्यवधान आ रहा है। जैसा आपकी आवाज मेरे पास आने में थोड़ा व्यवधान हो रहा है, मेरा भी शायद थोड़ा होगा, माफ कीजिएगा मुझे। मैं कुछ बिहार जा रहा हूँ ट्रेन में। आज इस जो विषय आप लोगों ने रखा है बहुत ही अच्छा उपयोगी विषय है समय के साथ, और इसलिए चर्चा भी इस पर होनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए। लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होती है। विज्ञान की जो भी प्रगति हुई है समय के साथ साथ, हर क्षेत्र में इसका लाभ लोगों को मिला है और उस विज्ञान के साथ साथ संपर्क का बहुत सारा नया साधन भी हमारे सामने आया है। इससे जैसा कि सभ्यता को, समाज को, मानवता को और व्यक्तिगत रूप से सबको फायदा मिला है, साथ साथ इसका दुरुपयोग के कारण लोगों को नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। विशेष करके टेररिज्म जिस प्रकार से दुनिया भर में छाया हुआ है, मानवता के ऊपर बहुत बड़ा विपदा है, उन लोग भी इसका दुरुपयोग करके मानवता का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इसका ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, कानून भी जोरदार होना चाहिए और लोगों में जागरूकता भी होना चाहिए, तभी इसका सदुपयोग हो पाएगा। हम सब जानते हैं जैसा कि साइकिल का कल्पना इसलिए आया था कि डकैती करने के लिए, ऐसा सुना जाता है। इस प्रकार विमान का भी द्वितीय विश्व युद्ध में विमान का उपयोग इसलिए होता था बॉम्बिंग करने के लिए, दुश्मनों पर आक्रमण करने के लिए, युद्ध के लाभ के लिए। लेकिन आज इन साधनों का उपयोग मानवता का विकास के लिए, मानव समाज की सुविधा के लिए, संपर्क साधन के लिए, यातायात के लिए हो रहा है। बहुत बड़ा लाभ मिला है और दुनिया छोटा हो गया और लोगों के पास समय की बचत हो रही है, आवागमन के लिए बहुत बड़ी सुविधा हुई है। तो हर चीज की किसी ना किसी प्रकार से आता है, किसी का दिमाग से फिर उसका ठीक उपयोग हो तो
जी लोगों का उपकार होती है। इसी दृष्टि से जी सोचने वाले जो लोग हैं, शासन में रहे हुए लोग हैं, सबको इसका सदुपयोग के लिए सोचना चाहिए, इसका नुकसान के बारे में भी सचेत होकर के लोगों को सचेत करना चाहिए। इस अवसर पर जी आप लोगों ने जो चर्चा का विषय रखा है, इसलिए बहुत ही जी मजेदार भी जी है और उपयोगी भी है। और आप लोगों ने मुझे दिलीप दा बुलाकर आप 2 शब्द बोलने। हाँ जी। नहीं दिलीप दा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप बरसों से राजनीति में हैं। आपने राजनीति के जो पुराने प्रारूप होते थे, खासतौर पे नेताओं के प्रचार के, वो भी देखे हैं, आज के दौर भी देख रहे हैं आप। तो आप एक नेता के तौर पर डिजिटल मीडिया को कितना उपयोगी पाते हैं? अपने लिए खास तौर पे, जब नेता अपने प्रचार में किस तरह से इसका आज उपयोग कर रहे हैं, वो सब हमको दिख रहा है, लेकिन पहले से आप कितना बेहतर पाते हैं अपने आप? नहीं देखिए, दुनिया आगे बढ़ रहा है, नया-नया साधन आ रहा है, हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। तो जी, राजनीति भी इसका पीछे नहीं है, राजनीति भी इसका उपयोग करना है, क्योंकि राजनीति में लोगों से संपर्क साधन करना एक बहुत बड़ा बात होता है, माध्यम जी, होता है। इसके लिए नए-नए माध्यम भी जी, आ रहा है और आप जानते हैं जी, हमारी पार्टी इस मामले में सबसे आगे है। जी, माननीय मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बहुत आगे जी, सोचते हैं, एक बार एकदम अपडेट रहते हैं, अपने व्यक्तिगत जी, बात मामले में भी, सरकार की भी और पार्टी की भी। और जी, 2014 का चुनाव में जो प्रचार हुआ, इसका लोगों जी, ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और इस प्रकार जो डिजिटल मीडिया, इसका उपयोग कहाँ तो हो सकता आवाज था। नहीं आ रहा है। अभी तो जी, हाँ, आवाज में थोड़ी जी, सी व्यवधान आ रही है, ट्रेन में हूँ मैं, जी। थोड़ा सा कई हाँ, बार कटेगा। परफेक्ट है। जी, जी, तो इसलिए जिस प्रकार पिछले चुनाव में, उसके आगे का चुनाव में इसका प्रचार हुआ, वो भी काबिले तारीफ है। दूसरा, हर रोज का जिंदगी में लोगों तक तो पहुंचने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हम जहाँ जी, कार्यक्रम में जाते हैं, अपने फेसबुक में, ट्विटर में, और जहां जहां भी जी, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, सब जगह में लोगों तक तो पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं और लोग भी इसके जी, माध्यम से हमारे बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ लोग इसका जी, गलत उपयोग करते हैं, बदनाम करने के लिए गलत प्रचार, झूठ प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का भी प्रयास करते हैं। जिसका दिमाग, जिसका बुद्धि जैसा, वो ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन साधन बहुत जी, अच्छा है, तगड़ा है। इसका उपयोग जी, करके लोगों को लाभान्वित करना चाहिए, समाज में अच्छा सूचना पहुंचना चाहिए, अपना जी, वक्तव्य को ढंग से पहुंचाना चाहिए, इसमें सबका लाभ होता है। और जी, देखिए, इसके माध्यम से कोई इजराइल में टेक्नोलॉजी है मेडिकल साइंस का, तो हम यहाँ उसका सदुपयोग करके उसका सुविधा यहाँ बैठ के ले सकते हैं, हमारी रिपोर्ट वहां भेज सकते हैं, तुरंत वहां का डॉक्टर हमको बता सकते हैं कि क्या करना जी, चाहिए। इस जी, प्रकार भी बहुत सारे जरूरी कामों के लिए इसकी उपयोग होनी चाहिए, वो कर रहे हैं। जी, और जबकि राजनीति प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जी, लोगों तो पहुंचना चाहिए, पहुंचने के लिए इस प्रकार माध्यम भी चाहिए और इसलिए हम अपने ढंग से उसको उपयोग करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन उसकी जी, शुद्धता रहना चाहिए, वो जी, उसमें कई बार कमियां रह जाती है। प्रशासनिक थोड़ा सा क्या बोले महत्व कम देने के लिए, या तो फिर वो लोग इसमें ध्यान कम देते हैं, इसलिए जी, लोग भ्रमित होते हैं, समाज में गलत समाचार सूचना आती है, उसमें भ्रम फैलता है, उत्तेजना बनता है। अभी देखिए, बांग्लादेश में घटना हो रही है, इसके बिल्कुल। पहले हमारे यहाँ बंगाल में जो चुनाव का बाद जो हिंसा हुआ है, कई घटना हुई दर्दनाक, जी, लोगों तक जी, पहुंचाए, लेकिन उसमें कई गलत समाचार, गलत चीजों को भी जी, पहुंचाया गया, जिससे कि लोगों को जी, सूचना ठीक नहीं पहुंचा, भ्रम फैलाया और कानूनी समस्या भी बन जाती है। इन सारी जी, बातों को ध्यान में रखते हुए और सजग होकर के इसका उपयोग हो, साथ साथ दुरुपयोग ना हो, इस मामले में ध्यान रखा जी, जाए, तो मुझे लगता है कि मानव कल्याण के लिए बहुत कारगर होगी है। जी। बहुत सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए हैं। बहुत धन्यवाद श्री दिलीप घोष जी, आज की इस परिचर्चा से जुड़ने के लिए। आपने जो विचार आज की इस परिचर्चा में रखे हैं, वह निश्चित ही हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब हमारे बीच अपने विचार रखने के लिए आ धन्यवाद। रहे हैं भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक श्री संजय द्विवेदी जी। संजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नीरज जी। और सबसे पहले तो बधाई पूरे प्रभा साक्षी के परिवार को इतनी लंबी सेवा के लिए, इतने लंबे कार्यों के लिए, और जिस तरह से प्रभा साक्षी ने अपनी पूरी यात्रा में हिंदी पत्रकारिता को, हिंदी भाषा को और सूचना की दुनिया को समृद्ध किया है, उसके लिए मैं पूरे प्रभा साक्षी परिवार को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। जी, और आज के इस मौके पर बड़ा सुंदर विमर्श आपने आयोजित किया है, जी, और इस पर मेरा एक ही कहना है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। जी, सोशल मीडिया हड़बड़ी में काम करने वाला एक तरह से तंत्र है,
और डिजिटल मीडिया भी हड़बड़ी में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर तत्काल खबर देने की जो स्पर्धा है, जो सुविधा समाचार पत्रों को प्राप्त थी कि वह पूरा समय लेते थे और सुबह सूरज उगने के बाद समाचार पत्र आपके घर में आता था, तो एक पूरी प्रोसेस होकर की खबर आप तक पहुंचती थी। इस नाते हम डिजिटल मीडिया को बहुत अधिक दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये हरी में है, ये हड़बड़ी में है, और जब हम हड़बड़ी में होते हैं, त्वरा में होते हैं, स्पर्धा में होते हैं, तो कहीं गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए, डिजिटल मीडिया का सूरज कभी डूबता नहीं है नीरज जी। जब 24/7 आप काम करते हैं, 24/7 जब आप सक्रिय रहते हैं, तो गड़बड़ी होने की संभावना है। जो सुविधा समाचार पत्रों को प्राप्त है, वह डिजिटल मीडिया को प्राप्त नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भी भरोसा और विश्वसनीयता पत्रकारिता का मूल पिंड है, मूल प्राण है। और आप देखिए, जो बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो प्रभा साक्षी हो या जो भी स्थापित नाम है पत्रकारिता क्षेत्र के, उनकी वेबसाइट्स पर उस तरह की गड़बड़ियां नहीं देखी जाती। यानी कि जो समाचार के व्यवसाय में है पहले से, वह समाचार की मर्यादा को समझते हैं, समाचार के महत्व को समझते हैं, समाचार की संवेदनशीलता को समझते हैं, इसलिए उनके यहाँ अपेक्षित संपादन और अपेक्षित सावधानी रखी जाती है। मुझे ध्यान नहीं आता आपकी इतनी लंबी यात्रा में प्रभा साक्षी ने कभी किसी खबर के लिए माफी मांगी हो, कोई गलत समाचार इस पर चला हो। आखिर यह भी तो डिजिटल पर है। यानी यह कहना कि मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर हम मैकेनिज्म डेवलप कर लें, विश्वसनीय स्रोतों पर समाचारों को बढ़ें और समाचार देने की स्पर्धा के बजाय समाचार की विश्वसनीयता को परख करके, जो तथ्यान्वेषण है उसको देख करके अगर हम समाचार दें, सत्य के साथ खड़े रहें, तो डिजिटल मीडिया भी विश्वसनीय और प्रामाणिक प्लेटफॉर्म बन सकता है। प्रभासाक्षी.com जैसे अनेक चैनल, अनेक पोर्टल इसके उदाहरण हैं। मैं क्योंकि आपके मंच पर हूं, इसलिए मैं आपका संदर्भ दे रहा हूं। अनेक ऐसे जो अच्छा काम कर रहे हैं। यानी डिजिटल मीडिया में सब कुछ खराब ही खराब है। डिजिटल मीडिया ने जिस तरह से संवाद में संवाद की शुचिता और संवाद की पवित्रता को बनाया जाना चाहिए, उतना नहीं रखा, क्योंकि नया माध्यम है, धीरे धीरे संभल जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पर भी इसके मैकेनिज्म डेवलप हो रहे हैं। और देखिए, जब फैक्ट चेक जैसी चीजें आ गई, फैक्ट्स को चेक करने वाले तमाम संसाधन हमारे पास आ रहे हैं, धीरे धीरे शायद ऐसा समय आएगा जब हम स्पर्धा के बजाय विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को ज्यादा महत्व देंगे, और डिजिटल मीडिया भी प्रिंट मीडिया की भांति ही एक विश्वसनीय माध्यम के रूप में हमारे सामने आएगा। दूसरी जो बात है कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को एक नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग माध्यम हैं। डिजिटल अलग है, सोशल अलग है। सोशल मीडिया पर जो भीड़ है वो एक अराजक भीड़ है, उसकी तुलना डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से कृपया मत कीजिए। इसलिए डिजिटल मीडिया बिल्कुल अलग है, जहां पर एक पत्रकार, संपादक, इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो प्रयास करते हैं कि विश्वसनीय खबरें जाएं। पर सोशल मीडिया पर किसी का नियंत्रण नहीं है। सोशल मीडिया पर एक भीड़ है जिसमें तमाम अच्छे लोग भी हैं, तमाम बुरे लोग भी हैं, तमाम अच्छे पत्रकार भी वहां लिखते हैं, तमाम मनोविकारी और मनोरोगी लोग भी हैं जो हेट न्यूज का व्यापार करते हैं, फेक न्यूज का व्यापार करते हैं। इसलिए डिजिटल मीडिया में सबको जोड़ना ठीक नहीं है। डिजिटल मीडिया एक अच्छा मंच हमारे सामने उपलब्ध हुआ है, जिसके नाते खबरें तुरंत हमारे पास पहुंचती हैं। खबरों का भूगोल व्यापक हुआ है। आज ये नहीं है आप प्रभा साक्षी में हम लिखते हैं, पूरे देश और दुनिया के अंदर हमें पढ़ा जाता है। हम किसी अखबार में लिखते हैं तो जो अखबार की सीमा है उसके भीतर पढ़ा जाता है। तो एक जो उसकी रीच है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी नहीं, और वाकई में आपने बड़ी बात कही कि हमको डिजिटल और सोशल दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। बहुत धन्यवाद संजय जी। अब मैं परिचर्चा में अपने विचार रखने के लिए पूर्व सांसद व देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री तरुण विजय जी को आमंत्रित करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि श्री तरुण विजय जी प्रभा साक्षी के साथ आरंभ काल से जुड़े रहे हैं और नित उनके मिलने वाले सुझावों से हम स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। श्री तरुण विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यह हर्ष की बात है कि आज तो आप बाबा केदारनाथ के धाम से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ बाबा केदारनाथ क्षेत्र में बैठा हूँ। आप मेरे पीछे की जो बर्फानी शिखर हैं उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस क्षेत्र में हूँ। और इस क्षेत्र में भी प्रभा साक्षी के पाठक हैं, प्रभा साक्षी को पढ़ने सुनने वाले लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे केदारनाथ का क्षेत्र हो या ऑस्ट्रेलिया का हो या अमेरिका का हो, प्रभा साक्षी के पाठक जो हैं सब दूर हैं और वे बहुत विश्वसनीयता के साथ प्रभा साक्षी की सामग्री को पढ़ते हैं। इसके लिए बहुत परिश्रम और बहुत धैर्य तथा कठोर संयम की आवश्यकता होती है, जिसका प्रभा साक्षी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जहाँ तक डिजिटल मीडिया की बात है, डिजिटल मीडिया ने एक नए आयाम छुए हैं और उसमें भारत काफ़ी आगे है। उसमें जब कोविड का
काल था, उसी समय हमने देखा कि किस प्रकार दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और डॉक्टरी सहायता पहुंचाने के लिए तथा आशा और विश्वास जगाने के लिए डिजिटल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। लेकिन इसके साथ यह भी है कि डिजिटल मीडिया में अगर बेईमानी आ जाएगी तो फिर उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इस देश में एक विचार को मानने वाले लोगों के प्रति एक पूर्वाग्रह, एक कलुष और एक नफरत का भाव पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरें, थोड़ी मोड़ी खबरें। आज ही आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स पे जो OTT पर जो आश्रम जैसा एक सीरियल आया है जिसमें पूरी तरह से हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आश्रम एक मूवी है लेकिन वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, OTT पर है। डिजिटल मीडिया में पत्रकार हैं लेकिन वे पत्रकारिता के क्षेत्र में किस प्रकार से हिंदुत्व के मानने वालों को तथा राष्ट्रीयता के मानने वालों को अपमानित करना, उनके प्रति एक उत्तेजक सामग्री प्रस्तुत करना, इसके कार्य में जब लगते हैं तो लगता है कि मामला केवल पत्रकारिता का नहीं है, ये राजनीतिक इश्तहारबाजी जो है वह डिजिटल पत्रिका में घुसने लग जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि डिजिटल मीडिया के लिए एक आचार संहिता बननी चाहिए, एक नियम बनने चाहिए और स्वयं बनाए हुए डिजिटल मीडिया में इस समय बहुत कद्दावर पत्रकार, संपादक लोग उपस्थित हैं और वे अपने उदाहरण से, अपने कार्य से ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि किस प्रकार डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता को वे बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल मीडिया में जो वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग घुस गए हैं, उसके कारण से डिजिटल मीडिया में बहुत बड़ा सांप्रदायिककरण हो गया है। वे तिलक टोपी देखकर ही ये तय करते हैं कि इस के बारे में क्या कहा जाए। इतना अधिक सांप्रदायिक विश्वमन जो डिजिटल मीडिया में ये वामपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा किया जाता है, इसका भी कोई न कोई एक उपाय ढूंढना चाहिए। तभी संभव है कि जब सरकार डिजिटल मीडिया के संदर्भ में और OTT के संदर्भ में एक ऐसे नियमावली बनाए कि समाज न टूटे। समाज बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है, हमारे लोग बड़े हैं, हमारे नागरिक बड़े हैं, उनके मध्य में अगर कलुष और गलत बातें प्रसारित करके कहीं आग भड़काई जाती है या समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है तो इस राजनीतिक विश्व वृक्ष को सींचने वाला डिजिटल मीडिया राजनीतिक विष फल ही देगा। उस विश्व वृक्ष से कभी अमृत का फल नहीं मिल सकता है। तो इसलिए डिजिटल मीडिया दुधारी तलवार पर चलने के समान बहुत कठिन और बहुत संयम की मांग करता है। पिछले दिनों हमने देखा कि क्रिकेट का टेस्ट मैच हुआ, IPL हुआ और उसमें कश्मीर की रिपोर्टिंग किस प्रकार से की गई और बाकी जगह की रिपोर्टिंग की गई। आखिर देश इनकी आंखों में होना चाहिए या नहीं, या सोचते हैं कि डिजिटल मीडिया में आ गए हैं तो किसी मंगल, शनि या बृहस्पति से उतर कर आए हैं और इनका कोई इस राष्ट्र से, इस समाज से कोई संबंध, नाता वाता है ही नहीं। तो ये नहीं हो सकता। कलम का धर्म इस बात की मांग करता है कि आप जिस समाज के प्रति उत्तरदायी हैं उस समाज के वैशिष्ट्य को, उस समाज की एकता को भंग करने की किसी कोशिश में आप शामिल न दिखें। आप यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, आप वेस्ट एशिया देख लीजिए, ईस्ट एशिया की आप समाचार पत्र देख लीजिए। वे सब समाचार पत्र अपने राष्ट्र, अपने समाज और उसके जो महत्वपूर्ण अवयव हैं तथा राष्ट्रीय उद्देश्य हैं उनका उल्लंघन कभी नहीं करते पाएंगे। आपने 9/11 की रिपोर्टिंग देखी होगी, कोई अखबार, कोई चैनल ऐसा नहीं था कि जिसने वहां की लाशें देख के धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता का विश्वमन किया हो। किसी ने नहीं किया। यह जो आत्मसंयम है, यह डिजिटल पत्रकारिता की विश्वसनीयता का आधार स्तंभ है। अगर आप इसका पालन करेंगे तो आधार स्तंभ बचा रहेगा, नहीं पालन करेंगे तो समाज ही छिन्न भिन्न नहीं होगा, पत्रकारिता के प्रति विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाएगी। मुझे लगता है मैं बाबा केदार की शुभकामनाएं आपको देता हूं यहाँ से, और आप सब आपकी कलम को शक्ति मिले, आप कलम के धर्म पथ पर चलते रहें। और हमारे जो यशस्वी संपादक रहे हैं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे, गणेश शंकर विद्यार्थी रहे, राजेंद्र माथुर जी रहे, विद्या निवास मिश्र जी रहे, और महापुरुषों में गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सब संपादक रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस संपादक रहे हैं। इनकी पत्रकारिता में कभी कलुष नहीं था, कभी सामाजिक वैमनस्य नहीं था। यह बात हमें ध्यान में रखते हुए ही डिजिटल मीडिया के संदर्भ में विचार विनिमय करना चाहिए। नमस्कार।
जी बहुत धन्यवाद तरुण जी। और आपने वाकई में एक तो हमको बताया कि डिजिटल मीडिया किस तरह से अपनी विश्वसनीयता को बनाए रख सकती है, बढ़ाना अगर चाहे तो बढ़ा सकती है। और खास तौर पे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिलाया कि कोविड काल में किस तरीके से डिजिटल मीडिया का उपयोग किया गया, उपयोगी साबित हुआ। हालाँकि दुरुपयोग के भी बहुत सारे उदाहरण रहे, लेकिन अपने आप को कैसे हम अपना आधार मजबूत रख सकते हैं, अपना आधार बढ़ा सकते हैं, ये आपने बहुत प्रखरता के साथ विषय रखे हैं। और आपने बाबा केदारनाथ धाम से जो हमारे साथ जुड़कर आज एक बाबा की कृपा भी हम तक पहुँचाई है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत जी को, जो कि स्वयं भी मीडिया से जुड़ी रही हैं और अब राजनीति में एक स्थापित नाम है। आप सब लोग बहुत बहुत प्रणाम। और बाबा केदारनाथ की बात हुई तो बिल्कुल हर हर महादेव भी होना चाहिए। जी, जी, जी। आपका टॉपिक जो है डिजिटल विश्वसनीयता पर ही सवाल क्यों, जी, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटके जी, जरा ये बात करें कि विश्वास क्या है और आज किस किस की जी, विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट परिवेश में जो आज का परिवेश है उसमें सवाल पूछने पर सवाल उठ जाता है। और ये किसी जी, भी लोकतंत्र के लिए, मैं कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं करना चाहती हूँ ये, लेकिन ये किसी भी लोकतंत्र के लिए, खास जी, तौर पर भारत जैसे लोकतंत्र के लिए जी, एक स्वस्थ बात नहीं है। ये खतरे की जी, घंटी है। और खतरे की जी, घंटी इसलिए है क्योंकि मीडिया, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट, मीडिया का काम क्या है। मैं जी, मीडिया से आई हूं और मैं इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बोल सकती हूँ। बिल्कुल। विश्वसनीयता की जी, बात कर रहे हैं। जी, मीडिया का काम सही खबर पहुंचाना है। मीडिया का काम बिल्कुल ये है कि कहीं पर वैमनस्य ना फैले, उसमें अपना रोल अदा करे। लेकिन जी, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा कोई, चाहे डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट, ये सब मीडिया के ही साधन है। मीडिया को जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया क्योंकि लोकतंत्र में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट होती है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जी, जवाबदेही तय करने में मीडिया से ज्यादा प्रखर, मीडिया से ज्यादा रोल कोई नहीं अदा कर सकता है। बिल्कुल मुद्दे विपक्ष जी, उठाता है, बिल्कुल राजनीति भी होती है इस पर, लेकिन जो जी, जो जिस जिस चीज को कहते हैं कि जिस चीज को नहीं तय होती है, जी, अंततोगत्वा सवाल मीडिया के थ्रू ही जनता पूछती है। हाँ, जनता अपने बिल्कुल। चुने हुए प्रतिनिधि बोल भेजती है और हम सदन में उन सवालों को उठाते हैं, चाहे वो असेंबलीज हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो। लेकिन सच तो ये है कि ये सवाल मीडिया के माध्यम से ही उठाए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जी, आज महंगाई कमर तोड़ है। जी, 120 पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपए पर डीजल बिक रहा है, 1000 रुपए पर रसोई गैस का सिलेंडर बिक रहा है। मैं आपसे जी, पूछती हूँ कि जितना भी विपक्ष इस पर धरना प्रदर्शन कर ले और जी, जितना भी विपक्ष इस पर तहसील बुलंद कर ले, अगर मीडिया जी, उसको दिखाएगा नहीं और अगर मीडिया जी, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछेगा कि क्या जी, कारण है कि ये महंगाई बढ़ रही है, तो मुझे लगता है जब ही मिलेंगे। और इसमें जी, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, इन सब की भागीदारी है। डिजिटल जी, मीडिया के ऊपर आजकल विश्वसनीयता पर सवाल शायद इसलिए ज्यादा है, और ये भी मैं पूरे जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलती हूँ कि डिजिटल मीडिया अभी भी थोड़ा आजाद है। जी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखिए तो जिस तरह का चरण वंदन वहां होता है, और मैं क्योंकि विपक्ष से हूं इसलिए नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी, की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल पहले ही उठ चुका है। आजकल तो जी, एंकर के नाम से लोग शो का स्टैंड करते, अच्छा एंकर है, अरे तो ये तो क्या ही बात करेगा, अच्छा ये एंकर है, ये तो इनसे ही सवाल पूछेगा। तो मुझे लगता है जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी पूरी साख, अपनी पूरी विश्वसनीयता अपने चरण वंदन के कारण खो चुका है। जी, प्रिंट जी, एड्स चाहिए होते हैं तो प्रिंट भी थोड़ा बहुत ढुलमुल करता रहता है। ज्यादातर प्रिंट सत्ता पक्ष के बारे में ही लिखता है। उत्तर जी, प्रदेश से मैं आती हूं और उत्तर प्रदेश का जो सबसे जानने वाला अखबार है वो आप सब जानते हैं कौन है। जी, वो जन जागरण फैलाने के अलावा बाकी सारे काम करता है। जिस दिन लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के पुत्र ने अपनी गाड़ी के नीचे लोगों को नरसंहार किया, लोगों को रौंदा, उनकी हेडलाइन जी, थी
हादसा हो गया। हाथरस में उनकी हेडलाइन थी रेप हुआ ही नहीं, लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई तो क्या इन अखबारों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी? क्या इनके हेडलाइंस आए कि हमसे गलती हुई थी, हमने आप तक गलत खबर पहुंचाई थी? ऐसा नहीं होता है। जी। तो डिजिटल मीडिया अभी भी सच दिखाता है। अगर आप मुझसे पूछिए तो जो किसान आंदोलन हुआ, या जो लखीमपुर की घटना हुई, या मैंने इससे पहले हाथरस बोला था, इस सबका सच सामने कहां से आया? इस सबका सच सामने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से नहीं आया, डिजिटल से आया। और डिजिटल पर सच इतना ज्यादा आ गया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। ये मानी हुई बात है। डिजिटल ने मजबूर किया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को, और इसलिए उनको दिखाना पड़ा। आखिरकार डिजिटल जो है वो भी लोगों की बातों का प्रतिबिंब है। और मुझसे पूछे तो डिजिटल थोड़ा ज्यादा प्रतिबिंब है, क्योंकि डिजिटल डायरेक्ट लोगों से, लोग जुड़ते हैं डिजिटल से, लोग अपनी बात कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, तो डिजिटल थोड़ा ज्यादा प्रतिबिंब है। और इसीलिए शायद डिजिटल अभी तक सच दिखाने की हिम्मत कर पा रहा है, क्योंकि लोग आप दिखाएंगे नहीं तो आपको लोग देखेंगे कौन? अगर आप न्यूज जॉनर्स का टीआरपी देखिए तो वो निरंतर उनका मार्केट शेयर और टीआरपी घटता जा रहा है, क्योंकि कोई भी वन साइडेड डिबेट, वन साइडेड डिस्कशन देखना पसंद नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी भी डिजिटल थोड़ा बहुत सच दिखा रहा है, डिजिटल की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठा ही जाएंगे, क्योंकि आप सच दिखा रहे हैं। अगर आप सच दिखाना बंद कर दीजिए, आपकी सवाल आप ये सारे सवाल बंद हो जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि डिजिटल को भी, क्योंकि डिजिटल के पास एक लीवर है थोड़ा अनोनिमस रहने का। डिजिटल पे किसने खबर लगा दी, डिजिटल के वीडियो वो लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आजकल तो वायरल हो जाते हैं, इतने सारे साधन है, चाहे फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप के माध्यम से सारा डिजिटल कंटेंट आपके फोन में सवेरे उठते ही हरिओम की जगह सारा डिजिटल के फोन में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना मीडियम सशक्त होता है तो ये उस मीडियम की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि आप अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखिए। तो अगर आप भी लोगों के मुद्दों का, अगर आप भी चरण बंधन में लग जाएगा तो आपकी भी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी के चलते निरंतर नए प्लेटफॉर्म्स मिलते रहेंगे। किसी ने सोचा था कि डिजिटल इतनी बड़ी चीज बन जाएगा? हिंदुस्तान के मीडिया भी नहीं सोचा था। आज डिजिटल बहुत बड़ा एक सशक्त माध्यम है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि डिजिटल जो है वो अकेले आज सरकार से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष को भी घेरता है, और विपक्ष को भी घेरना जरूरी। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लोकतंत्र में आप एक तरफा सवाल करते रहिए, विपक्ष से भी सवाल पूछिए, लेकिन सरकार को तो कटघरे में खड़ा करना ही पड़ेगा। आपके पास संसाधन है, आपके पास संस्थाएं हैं, आपके पास पावर है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस है, तो आपसे सवाल होगा। सवाल विपक्ष से करके आपको क्या हासिल हो जाएगा? खैर, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल एक सशक्त माध्यम है। विश्वसनीयता पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डिजिटल थोड़े से अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स दिखाता है, थोड़े से असहज करने वाले सच सामने ले आता है, और इतना ज्यादा वो सच सामने आ जाता है कि अंततोगत्वा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को भी वो उठाना पड़ता। जब हम टीवी में होते थे तो हम ये देखते थे कि आज का ट्रेंड क्या हो रहा है, और उसी हिसाब से डिबेट भी होता था, और आज भी वही होता है। अगर डिजिटल कोई खबर उठा देता है और उसका ट्रेंड बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट को अपने आप उसको कवर करने पर बाध्य हो जाते हैं वो। तो अगर इतना सशक्त मीडियम बन रहा है तो विश्वसनीयता भी आप ही के हाथ में है। मुझे लगता है सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल पर चीज, और वो डिजिटल मीडिया पर नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे क्योंकि अनोनिमिटी, आपका चेहरा छिपा रह सकता है, तो थोड़ा सी अभद्रता, थोड़ी सी गाली गलौज, थोड़ा सा धमकाना, और स्पेशली महिलाओं को, और हम लोग तो सार्वजनिक जीवन में है तो जिस तरह की बातें उसमें लिखने को मिलती है, शायद वो अब तो खैर टीवी डिबेट उससे भी माशाल्लाह हो गए, लेकिन वैसी चीजें अभी तक टीवी पर, हाँ, अब तो जो चीजें हम लोग एनोनिमस दो रुपल्ली के ट्रोल्स लिखते थे, वो आजकल प्रवक्ता आकर ऑन एयर बोलते हैं और धड़ल्ले से झूठ बोल के चले जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ी सी गरिमा प्रिंट में है, थोड़ा सा अपना चेहरे से खुद बोलना से कुछ लोग झिझकते हैं, कुछ तो बिल्कुल बेधड़क बोलते हैं, लेकिन एनोनिमिटी के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर थोड़ा बहुत अभद्रता, मुझे लगता है स्पेशली महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के शब्द लिखे जाते हैं, तो वो एक उसको नियंत्रित करने के बजाय उसको रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन के पक्षधर हूं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, न्यूज एजेंसीज की जहां तक बात है वो अलग है, जो डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो अलग है। आप डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आज उनकी विश्वसनीयता पर सवाल क्यों है? कितनी हेट स्पीच फेसबुक दिखा रहा है, और इसका तो डेटा पूरा वॉशिंगटन की जो खबर आई है उसमें है। जी।
ट्विटर पर आप एक्शन लेते हैं, आप विपक्ष के खिलाफ एक्शन लेते हैं, लेकिन आप मैनिपुलेटेड मीडिया और गलत खबरें दिखाने वाले सत्ता पक्षों के खिलाफ नहीं लेते हैं एक्शन। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सेल्फ रेगुलेशन जरूरी है। प्लेटफॉर्म्स को ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंब कर रहे हैं और वहां पर ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि सच दिखाना जरूरी है और डिजिटल अभी भी सच दिखा, इसीलिए शायद आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। जी नहीं, आपने वाकई में बहुत जवाब दे सकते हो। जी नहीं, और आपने वाकई में बड़ी अच्छी बातें कही हैं। खासतौर पे डिजिटल मीडिया की ताकत का वर्णन आपने बहुत अच्छे शब्दों में किया है, लेकिन हमको कैसे अपने आप को सीमित रखना है और कैसे जो पत्रकारिता के सिद्धांत हैं उस पर अडिग रहते हुए अपनी विश्वसनीयता को कायम रखना है, बढ़ाना है, इसके बारे में भी आपने मार्गदर्शन किया। बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, आपका हमारे साथ। कहना चाहती हूँ, जाने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ। जब हम लोग जर्नलिस्ट बन रहे थे और आज जो बहुत बड़े बड़े पदों पे जर्नलिस्ट बैठे उनसे सीखते थे हम लोग, तो हमें दो बातें कही गई थी। जब आप स्टोरी ढूंढ रहे हैं और जब आप लीड कर रहे हैं तो आपको दो सवाल आंसर करने हैं, व्हाट एंड हु केयर, अभी ये खबर रेलेवेंट क्यों है और इससे कौन प्रभावित होने वाला है। और दूसरी बड़ी चीज जो हमें सिखाई गई थी वो ये थी कि हर स्टोरी आपको एक सोर्स से मिलेगी जी, आपको वो विपक्ष से, उसके ऑपोजिट सोर्स से वेरीफाई करनी है, आपको डेटा होना चाहिए और फिर आप उस खबर को चला सकते हैं। ये प्रिंट में, मैंने प्रिंट से शुरुआत करी थी, ये प्रिंट में भी लाजमी था, ये डिजिटल में, ये टीवी पर भी था। आज की तारीख में मुझे लगता है वो लिंक बिल्कुल टूट चुका है। आज खबर किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दी, वो गॉस्पेल ट्रूथ है, वो चल जाती है। मुझे लगता है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जो है उनको वेरीफाई करना चाहिए, और इसमें डिजिटल जितना ज्यादा आप पुख्ता और जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करिएगा उतना आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठेगा। आज बड़े बड़े नेता, आज बड़े बड़े प्रवक्ता, आज बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े आंदोलन जो करते हैं वो डिजिटल से बात करना क्यों प्रेफर करते हैं जी? क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर सच दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है जी। नहीं, बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी आपका इन शब्दों के लिए, मार्गदर्शन के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अमर उजाला डिजिटल के संपादक श्री जयदीप कर्णिक जी को, जो कि डिजिटल मीडिया मंच से इसके आरंभ काल से ही जुड़े रहे हैं। जयदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार प्रभा साक्षी के लिए। पहला धन्यवाद तो इस बात के लिए कि आपने इस पूरे आयोजन के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन करवाए। तरुण विजय जी वहां पर मौजूद थे। यही डिजिटल मीडिया की शक्ति है। बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करके मैं बात शुरू करता हूं। प्रभा साक्षी को बहुत सारी बधाइयां इस पूरी यात्रा के लिए। मैं खास तौर पर बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूं आज की इस बातचीत से जुड़कर, इसलिए कि मैं इस प्रभा साक्षी की यात्रा का साक्षी रहा हूं और सौभाग्यशाली हूं। अपने शुरुआती वेब दुनिया के दिनों से प्रभा साक्षी के साथ संपर्क रहा, हम कुछ कंटेंट शेयरिंग भी करते थे, और उसके बाद अभी अमर उजाला में मैं आया हूं तो यहाँ पर भी मुझे लगातार संपर्क में रहने का, देखने का अवसर मिलता है। और आपने जिस तरीके से अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया है और डिजिटल पर अपनी उपस्थिति को लगातार मजबूत किया है, मैं बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने खास तौर पर जो ये विषय रखा है, पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते लंबे समय से पत्रकारिता के ऊपर होने वाले चिंतन, विचार विमर्श से जुड़ने का अवसर मिला है। और एक बड़ा बदलाव ये देख रहा हूं कि आज से 5 साल पहले तक केवल पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सेमिनार होते थे, वेबिनार होते थे, चर्चाएं होती थी। अब केवल डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता पर हो रहे हैं। इसका मतलब बाकी के मीडिया को या तो मान लिया गया है कि इनका कुछ होने वाला नहीं, या वो बहुत विश्वसनीय होगा, केवल डिजिटल मीडिया में ही विश्वसनीयता का संकट है। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपका सवाल ये है कि अपनी विश्वसनीयता को कैसे बनाए, कायम रखे या बढ़ाए। इसका मतलब यह है कि हमने ये तो मान ही लिया कि डिजिटल मीडिया विश्वसनीय नहीं है जी। यहाँ पर डिजिटल मीडिया का सहयात्री होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्वसनीयता का संकट पूरे समाज में, पूरे देश में हर स्तर पर व्याप्त है। और मीडिया चूंकि उसका आईना है, इसलिए मीडिया संदेह के घेरे में लगातार आता रहा है। कुछ समय पहले तक हम ये बात करते थे कि अखबारों की विश्वसनीयता का क्या हुआ, एक समय में अखबार ऐसे थे वैसे थे, और काफी रुदन उसको लेकर हुआ। फिर टेलीविजन मीडिया के और अभी पहले वाले जो वक्ता थे सारे, उन्होंने भी कहा, चाहे दिलीप जी हों, तरुण जी हों, संजय द्विवेदी जी हों, सुप्रिया जी भी पत्रकारिता करके अब राजनीति में है तो उनको भी बहुत गहरा अनुभव है और उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी। मैं कहना चाहता हूं कि हम असल में जो एक बहुत बड़ा फिनोमिनल चेंज इस पत्रकारिता की यात्रा में हुआ है उसको समझने में चूके हैं, और इसीलिए इस सारे माध्यम को लेकर जो बहस होती है वो आपस में गड़मड़ हो जाती है। जो बड़ा फिनोमिनल चेंज हुआ है नीरज जी, वो ये हुआ है कि
वन टू मैनी का जो कम्युनिकेशन था पहले, जन संवाद, जन संचार जो था, वो एक तरीके से बहुत रेगुलेटेड था, बहुत संचालित था, और ये तय था कि बहुत सारे लोगों तक सूचना पहुंचेगी तो उसका माध्यम क्या होगा, चाहे वो राजा महाराजाओं के ढोल नगाड़े हों, चाहे अखबार हो बाद में, और उसके बाद रेडियो हो, या फिर टेलीविजन हो। कंट्रोल्ड मीडियम है, एक एंट्री लेवल का बैरियर है, उसके बाद ही आप अखबार खोल सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है, टेलीविजन के लिए आपको लाइसेंस भी जरूरी है, और 1000-2000 करोड़ रुपए भी चाहिए, और उसके अलावा बहुत सारे अर्हता हैं जिनको पूरा करना है। और वो सब जो दोनों चीजें हैं वो बाय अपॉइंटमेंट भी है। मैं कौन सा अखबार घर में, अमर उजाला पढ़ूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ूंगा, हिंदू पढ़ूंगा, नई दुनिया पढ़ूंगा, ये तय है। और टेलीविजन भी उसी तरीके से, कौन सा चैनल देखूंगा, किस एंकर को पसंद करूंगा। और बाद में जो विचारधारा का घालमेल हुआ एक बहुत अलग मुद्दा है, लेकिन जनसंचार को लेके क्या हुआ। लेकिन ये जो छोटा सा मोबाइल आया ना, उसने डिजिटल पर जाने के बाद पूरी दुनिया को बदल दिया। अब वन टू मैनी का कम्युनिकेशन किसी अखबार या किसी टेलीविजन चैनल या किसी रेडियो की न्यूज ब्रॉडकास्ट का मोहताज नहीं रहा है जी। आप व्हाट्सएप पर कुछ लिखते हैं, फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हैं, और वो तुरंत दुनिया में, आप वायरल शब्द कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये कंट्रोल जब छिन गया तब बहुत बाद में लोग जागे, और ऐसे जागे कि फिर उसको फॉलो ही करने लग गए, बजाय कि उस ट्रेंड को समझने के या उसको अपनाने के या उसमें हो क्या रहा है वो समझने के। और संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सबसे पहले तो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के बीच में अंतर करना शुरू करना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक केवल प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी जाकर कुछ भी कह सकता है। तो जो चौपाल गांव में लगती थी, या होटलों पे बहस होती थी, या पान की दुकानों पे चर्चा होती थी, उसके लिए एक नया होटला, नया मंच, नए प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पर हर व्यक्ति अपने तरीके से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। क्या आप उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, वो व्यक्तिगत चर्चाएं हैं, लोगों के व्यक्तिगत। उसके आगे जब डिजिटल मीडिया पर हम आते हैं तो वहां पर भी गड़बड़ी है। मैं बताता हूं गड़बड़ी क्या है। जो मैं एंट्री लेवल बैरियर की बात कर रहा था, वो क्यों कर रहा था? वो इसलिए कर रहा था कि अब डिजिटल मीडिया को चलाने के लिए आपके पास कोई इतना बड़ा सेटअप, इतने पैसे, इतने लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप एक लैपटॉप लगाकर अपनी वेबसाइट बनाइए और आप डिजिटल मीडिया में भी आ सकते हैं। तो सोशल मीडिया तो अलग हुआ, जो एक मंच है, कोई भी कुछ भी आके कह दे। डिजिटल मीडिया में एंट्री लेवल बैरियर खत्म होने से ये फर्क पड़ा है कि जो एक संपादित संस्थाओं के माध्यम से फिल्टर लग जाता था, वो अच्छा भी था और बुरा भी था, उसके भी दोनों पक्ष हैं, वो फिल्टर खत्म हो गया। तो कुछ व्यक्ति जो चाहते थे कि उनके विचार समाज में तुरंत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएं, प्रवेश कर जाएं, वो सारे अच्छे बुरे विचारों को प्रवाहित करने के लिए अचानक से एक माध्यम मिल गया, और अचानक से उसमें गंदा जल भी आके तुरंत मिलने लगा। और उस घालमेल को अभी हम साफ नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए हम ये विश्वसनीयता का हासिल में हमको देखना चाहिए कि गड़बड़ शुरू कहां से हुई है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर मेरे पास कोई प्रेस विज्ञप्ति या कोई समाचार लेकर अखबार के दफ्तर में या टेलीविजन चैनल में आएगा, तो मुझे पता है कि वो क्या चाहता है और उसका एजेंडा क्या है। और हो सकता है कि एक व्यवस्थित और जिम्मेदार समाचार माध्यम होने के नाते मैं उसको आगे नहीं बढ़ने दूं, लेकिन अब मैं लैपटॉप खोलकर अपनी वेबसाइट के माध्यम से उस विचार को प्रवाहित कर सकता हूं जी। दूसरी तरफ कोई सच था जो छपना चाहता था या दिखना चाहता था, उस सच को दबाया जाता था, छुपाया जाता था, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो सच अब इस तरह के माध्यमों से सामने आने लगा है। और सुप्रिया जी ठीक कह रही थी कि कई बार ऐसे माध्यमों से ऐसी बातें सामने आई जो शायद पारंपरिक माध्यमों से कम आई थी, या उस तरीके से नहीं आई थी जिस तरीके से आना चाहिए। तो इसके अच्छे बुरे दोनों पहलू हैं। अब विश्वसनीयता को बनाए कैसे रखें? विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा कि जो पारंपरिक समाचार माध्यम है, जहां पर संपादकीय संस्थाएं आज भी कार्यरत हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। लेकिन जनता को यह पता होना चाहिए कि वो माध्यम अपनी एक विश्वसनीयता, एक साख, एक संपादकीय संस्था लेकर बैठे हैं, और वहां पर कुछ भी ऐसे ही जाकर प्रकाशित नहीं हो जाता है जी। संकट वहां से आया है जहां पर लोगों ने जानबूझकर अपने एजेंडा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए डिजिटल माध्यम को अपनाया है, क्योंकि आसान है, सस्ता है। एनोनिमिटी की बात भी सुप्रिया जी बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल गुमनाम नहीं कर भी चाहे जो कह सकते हैं, लेकिन आप पहले फर्क कीजिए। वहीं पर पीटीआई एनआई के भी ट्वीट आ रहे हैं, वहीं अमर उजाला के भी ट्वीट आ रहे हैं, प्रभा साक्षी की भी वेबसाइट है। तो क्या ये लोग ऐसा करेंगे? कतई नहीं कर सकते। आप एक दो खबरों को लेकर चर्चा बहस कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से अगर एक 70 साल पुराना संस्थान है अमर उजाला, और वो अपनी अखबार के साथ साथ वेबसाइट भी लेकर बैठा है, तो वहां पर जवाबदेही तय है। और पत्रकारिता की जब आप बात करते हैं तो आपको सबसे पहले जवाबदेही की बात करनी होगी, फिर वो अखबार हो, टेलीविजन चैनल हो। मेरा कहना है ये सब माध्यम है। सबसे बड़ी चीज है, अगर पत्रकारिता की आप बात कर रहे हैं तो वहां जवाबदेही तय है, और वहां सब कुछ निर्धारित है। अगर गलत खबर भी जाएगी तो उसका खेत प्रकाशन भी होगा, उसका सोर्स डिफाइंड नहीं होगा तो उस पर भी एक्शन होगी। लेकिन जो जवाबदेही तय ही नहीं है, जहां पर लोग मनमाने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको आप पहली बात तो पत्रकारिता मानना बंद कर दीजिए, मीडिया मानना बंद कर दीजिए। ये मीडिया शब्द जो है ना, इसका भी बड़ा दुरुपयोग हुआ है, दुष्प्रचार भी हुआ है। मीडिया हर कोई नहीं है, हर कोई व्हाट्सएप से अपने खबरों को इधर उधर फैलाने वाला पत्रकार नहीं है, ट्विटर पर अपने विचारों को प्रकट करने वाला पत्रकार नहीं है। वो ये जरूर कह रहा है कि वो क्या
सोचता है उस मुद्दे पर और उसको अधिकार है, लेकिन अगर वो अनर्गल कह रहा है और आप उसको पत्रकारिता मानकर समूची पत्रकारिता कोई कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। और मैं ये मानता हूं कि जो जवाबदेह मीडिया है, अच्छा है कि प्रभात साक्षी इस पर इस तरह का विचार मंथन कर रहा है और ऐसे मंथन और होने चाहिए। तो सबसे पहले हम सब डिजिटल मीडिया के लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए कि लोग इस गंदे पानी में और स्वच्छ पानी में फर्क करना समझें। वो जाने कि अगर आप पारंपरिक डिजिटल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर विश्वसनीयता का संकट नहीं है, वहां जवाबदेही तय है। और जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है उनकी विश्वसनीयता तो सदैव से संदेह के घेरे में, पर आप समूची पत्रकारिता को ही इसकी वजह से संदेह के घेरे में खड़ा कर देंगे तो वो गलत होगा। दूसरा, ये बात संजय जी ने बिल्कुल ठीक कही थी कि डिजिटल की रफ्तार बहुत तेज है, डिजिटल रुकता नहीं है, डिजिटल में स्पेस का अभाव भी नहीं है। हमको सभी खबरें, चाहे कोई इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा इवेंट हो रहा हो तो उसको भी कवर करना है, नेशनल भी करना है, लोकल भी करना है, हाइपर लोकल भी करना है। तो उस जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ियां डिजिटल माध्यमों ने की हैं। उन गड़बड़ियों से बचने के लिए हमें पत्रकारिता के मानदंडों पर कायम रहना होगा, अपने फिल्टर लगाने होंगे। खबर चाहे थोड़ी देर से ही चली जाए, लेकिन सही खबर ही जनता तक पहुंचे। विश्वसनीयता कायम रखना हमारे खुद के हाथ में है। पत्रकारों को और पत्रकारीय संस्थाओं को अपनी जवाबदेही खुद तय करनी होगी और ये तय करना होगा कि अगर एक दो खबरें गड़बड़ हमारी तरफ से चली भी गई हैं तो वो समूची पत्रकारिता को संकट में लाती है, न केवल उस संस्थान को। हम कैसे और अच्छे से इस प्रक्रिया को अपनाएं जिसमें जल्दबाजी जो है वो है अपनी जगह, हमको जल्दी खबर देनी है। हर जेब में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, टेलीविजन उसको ऑन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अखबार के साथ सुबह उसको बैठना पड़ेगा। मोबाइल पर जो खबर हम डिजिटल मीडिया में दे रहे हैं वो तुरंत उस तक पहुंचती है और उस तुरंत पहुंचाने की जल्दबाजी में हम गड़बड़ी नहीं करें। ये जवाबदेही अगर हर पत्रकार, हर संस्थान तय कर लेगा तो विश्वसनीयता का संकट निश्चित ही दूर होगा। अभी हम थोड़ी और अर्ली स्टेज में है, मुझे लगता है आने वाले समय में यह भी चीजें सेटल होंगी धीरे धीरे और पत्रकारिता की जवाबदेही के साथ ही हम विश्वसनीयता को भी बेहतर तरीके से कायम कर पाएंगे। एक बार पुनः मैं प्रभात साक्षी को बहुत बधाई देता हूं इस यात्रा के लिए और आगे की यात्रा के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद श्री जयदीप कर्णिक जी। और आपने वाकई में हड़बड़ी में हम गड़बड़ी ना करें और मीडिया क्या है पहले इसको समझें। आपने बहुत बड़ी बातें कही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के इस विचार संगम में हमारे माननीय वक्ताओं ने अपने संबोधनों के माध्यम से हमें जो राह दिखाई है, निश्चित ही उस पर चलकर हम अपनी पत्रकारिता को और निखार सकते हैं तथा राष्ट्र सेवा के अपने कर्तव्य पथ पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।